नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है फ़ोन। हेलो माँ, कैसी हो? तबीयत तो ठीक है ना? भैया भाभी बच्चे सब कैसे हैं? भैया तो जैसे मुझे भूल ही चुके हैं, कभी फ़ोन नहीं करते और मेरे फ़ोन करने पर वो व्यस्त रहते हैं। ममता ने फ़ोन पर अपनी माँ बिमला जी से पूछा। ठीक हूँ, बाकी सब भी ठीक हैं। हाँ, राजेश आजकल कुछ ज़्यादा ही व्यस्त रहता है बिटिया, बस तेरी याद आती है, तुझे देखने का मन होता है, बस चंद सांसें ही बची हैं, सोचती हूँ वो बंद होने से पहले एक बार तुझे देख लूँ। बिमला जी ने कहा, कैसी बातें करती हो माँ, जरा भी नहीं प्यार करती हो तुम मुझे सब पता है, वरना ऐसी बातें कभी बोलती ही नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी माँ? कभी ये भी सोचा है किससे अपने दिल की बातें करूंगी? एक तुम ही तो हो जिससे अपने दिल की हर बात में बिना किसी संकोच के कह सकती हूँ। आंखों में आंसू लिए भर्राए गले से ममता ने कहा, अरे तू तो रोने लगी, मैं बिना तुझसे मिले कहीं नहीं जाने वाली, तू चिंता मत कर। अच्छा बता तो जरा, मेरे नात नातिन कैसे हैं? बिमला जी ने कहा, सब ठीक है माँ, रिया ने तो बोल कर रखा है इस बार जरूर नानी के घर चलेंगे। ममता ने कहा, हाँ मेरी भी बहुत मन होता है देखने का, तुझे देखे 2 साल हो गए। कहते हुए बिमला जी की आवाज़ में उदासी छा गई। माँ तुम तो जानती हो माँ जी को जब से पैरालिसिस अटैक आया है तब से कहीं आना जाना नहीं हो पाता। दिल्ली से भोपाल कितना दूर है, मैं एक दिन में मिलकर भी आ भी नहीं सकती, और तुम मेरे घर आओगी नहीं, बेटी का ससुराल है तो क्या करूँ मैं? अच्छा माँ, भाभी आसपास हो तो जरा बात कराना, बहुत दिन हो गए उनसे बात किए हुए। ममता ने कहा, अरे तेरी भाभी को रसोई में कुछ काम कर रही है, बाद में बात कर लेना। अच्छा सुन बिटिया, तू समधन जी का अच्छे से ख्याल रखना, साथ ही अपना और बच्चों का भी ध्यान रखना। हाँ माँ, तुम भी अपना ध्यान रखना। अच्छा अब रखती हूँ फ़ोन। लेकिन ममता के मन में माँ से बात करते हुए ऐसा लगता था कि वो कुछ छिपा रही हैं। आज भी भाभी के लिए बहाना बना दिया। ये सारी उलझनों को सोचते हुए ममता फ़ोन रखने ही जा रही थी कि उसे भाभी के चिल्लाने की आवाज़ आई। शायद बिमला जी फ़ोन काटना भूल गई थी। कर ली बेटी से हमारी चुगली, मिल गई कलेजे को ठंडक, या कुछ और भी बाकी है तो वो भी कर ली होती। मेरे आते फ़ोन क्यों रख दिया, ताकि हम सुन ना सकें? लें आपकी प्यारी बेटी ममता आपको क्या क्या गुरु मंत्र देती है, सब जानती हूँ। ऐसी घर बिगाड़ने वाली बेटियों को मैं प्यार से बोलकर जिंदगी में जहर घोल देती हैं, जब देखो तब बिना मतलब टेसुए बहाती रहती है। भाभी की बात सुनकर उनका मन हुआ कि एक जबरदस्त लताड़ भाभी को लगाए और उनसे पूछे कि फिर वो क्यों अपनी माँ को फ़ोन करती हैं। क्या उनकी वजह से ही उनके भाइयों के बीच बंटवारा हुआ, और हमेशा के लिए उनकी ये जिज्ञासा शांत कर दें। उसने तय किया कि वो आज रात ही अपने भैया से बात करेगी। दरअसल ममता के पापा बचपन में ही गुजर गए थे, तो उसकी मम्मी ने ही सिलाई बुनाई करके उन दोनों को पढ़ाया लिखाया और माँ बाप दोनों का फर्ज निभाया। बिमला जी ने बड़े अरमान से अपने बेटे के लिए श्रेया को बहू रूप में चुना था, लेकिन सीधी सादी बिमला जी को बहुत तेज तर्रार मिली। वो घर के कोई काम नहीं करती, रोज ही किसी न किसी बीमारी का बहाना बनाकर सिर्फ आराम करती और राजेश को उसकी माँ बहन के खिलाफ भड़काती रहती। घर का सारा काम ममता और बिमला के हिस्से आता। बिमला जी बेटी के विवाह और घर की शांति बनी रहे इसलिए चुप रहती और ममता को ही समझाती। जैसे तैसे करके ममता का विवाह हो गया, वो अपने ससुराल चली गई। लेकिन श्रेया का ममता और बिमला जी का फोन पर बात करना भी नहीं भाता था। तभी उसी दिन रात के 10 बजे राजेश ने ममता को फ़ोन किया। अपने भाई का फ़ोन देखकर ममता ने फ़ोन उठाया। बिना फॉर्मल बातचीत के उसने सीधा बोलना शुरू किया, अच्छा हुआ भैया आपने फ़ोन कर दिया, मैं आज आपको फ़ोन करने ही वाली थी कि अच्छा हुआ आपका फ़ोन आ गया। सुबह ही मैंने माँ से बात की थी तो वो कह रही थी कि तब तक राजेश ने कहा, ममता माँ हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई क्या? ऐसा नहीं कैसे हो सकता है? सुबह तक तो सब ठीक था, फिर अचानक क्या हो गया माँ को? चीखते हुए ममता बोली और दहाड़े मारकर रोने लगी। उसके हाथ से फ़ोन छूटकर गिर गया। ममता के रोने की आवाज़ सुनकर उसके पति आकाश ने उसको संभाला और राजेश से कहा कि मैं ममता को फ्लाइट से भेज रहा हूँ, तब तक आप उसका इंतज़ार करना। ममता को कम से कम माँ जी के अंतिम दर्शन करा दीजिएगा।
आकाश ने ममता से कहा, तुम्हारा जाना जरूरी है, तुम जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। ममता की किस्मत पति और ससुराल के मामले में अच्छी रही। सब उससे प्यार करते थे और उसके जज्बात समझते थे। ममता अकेली फ्लाइट से घर पहुंची, लेकिन तब तक राजेश ने बिमला जी का अंतिम संस्कार कर दिया था। ये बात जानकर ममता खूब रोई। रोते रोते सिर्फ इतना कही, इतनी भी जल्दी क्या थी भैया, कम से कम मुझे अंतिम दर्शन तो कर लेने दिया होता। माँ माँ तुम कहाँ चली गई मुझे अकेला छोड़कर। माँ, बिना माँ के वो घर उसके लिए बेगानों का घर लग रहा था। वो अकेली रो रही थी, लेकिन उसकी भाभी उसके नज़दीक नहीं आई। राजेश ने सिर्फ इतना कहा, अब भगवान के आगे किसकी चली है, सबको तो एक न एक दिन जाना ही है। ममता सोच में थी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई, उसकी माँ उसे यूं अचानक अकेला छोड़कर दुनिया से चली गई। उसका मन हो रहा था कि वो अपने भाई भाभी से ये प्रश्न करे कि उन लोगों ने उनके कहने पर भी उसको माँ के आखिरी दर्शन क्यों नहीं कराए, क्यों आनन फानन में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूरी जिंदगी कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत ना हारने वाली मेरी माँ आखिर अचानक दिल से इतनी कमज़ोर कैसे हो गई। हालांकि कहीं न कहीं ममता का अंतर्मन इसकी वजह भी अच्छी तरह जानता था। वह जानती थी कि उसकी साहृदय और स्वाभिमानी माँ ने आज तक अपना हर रिश्ता ईमानदारी से निभाया है। जिंदगी के तमाम कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ी। मुश्किल परिस्थितियाँ जीवन में बहुत आई गईं, पर उन्होंने कभी घुटने नहीं टेके। उम्र भर कठोर मेहनत की और अपनी पूरी जिंदगी बच्चों पर निछावर कर दी। भैया भाभी की शादी के बाद भी सिर्फ उनकी खुशी बनाए रखने के लिए उनके कहे अनुसार और मन मुताबिक उनके हिसाब से सारे काम किए, जब तक हाथ पांव चले, फिर किसी पर बोझ न बनी। पर अब जबकि उनका शरीर थक चुका था तो उन्हें सहारे की जरूरत आन पड़ी। वो अब पहले की तरह घर के काम नहीं कर पाती। समाज में दिखावे के लिए भाभी ने उन्हें अपने साथ घर पर रखा तो था, लेकिन इतनी बंदिशें लाद दी कि उनकी जिंदगी की स्वाभाविकता भी नष्ट हो गई। तभी ममता को घर के बाहर चबूतरे पर बैठा देखकर घर में काम करने वाली बाई ममता के नजदीक आई और उसने कहा, बिटिया रो नहीं, अच्छा हुआ कि वो इस नरक भरी जिंदगी से मुक्त हो गई। कैद से मुक्त होकर वो आज़ाद हो गई, वरना बहू रानी तो इससे बात मत करो, वह पड़ोसी गलत है, यहाँ मत बैठो, वहाँ मत खाओ, ऐसे तमाम नियम कायदों में उनकी ज़िंदगी बांध दी थी। यहाँ तक कि मुझसे भी उन्हें बात करने में इजाज़त नहीं थी। इस एक तरह से उनकी ज़िंदगी बस कमरे में कैद कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक हजारों बार एहसान भरी बोलियां बोली जाती। ये जताया जाता कि उन्होंने घर में रखकर एहसान किया है, वरना तो लोग आश्रित माँ बाप को तो वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। उन्हें हर पल आश्रित होने का एहसास कराया जाता। आपका फ़ोन आता तो हंगामा मचा देती, कितना कुछ उल्टा सीधा उनको बोलकर सुनाती। बच्चों से अपनापन और प्यार मिलना तो दूर, घर में उनकी उपस्थिति को भी बोझ समझा जाता। पिछले 1 साल से तो भाभी के साथ साथ भैया ने अपने बच्चे सहित उनसे बात करनी बंद कर रखी थी। ममता के तो जैसे होश ही उड़ गए ये सारी बातें सुनकर, लेकिन आज तो उसने मन की भड़ास निकालने की ठान ली थी। आज उसने तय किया कि वो सारे सवालों के जवाब लेकर रहेगी, चाहे माँ के साथ उसका मायका ही खत्म क्यों ना हो जाए। भले आज उसे भाई बहन के रिश्ते को त्यागना पड़े। वो अपने आंसू को पोंछकर सीधा भाई भाभी के कमरे में गई, जहां हंसी ठिठोली हो रही थी। अचानक ममता को दरवाजे पर देखकर उसके भाई भाभी चौंक गए। क्या हुआ ममता? राजेश ने पूछा। ममता ने कहा, भैया आप माँ से बात क्यों नहीं करते थे? राजेश, मतलब भैया, सवाल के बदले आज मैं सवाल नहीं जवाब जानना चाहती हूँ, ममता ने कहा। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है। वो इधर कुछ महीनों से मम्मी किसी बात को समझना नहीं चाहती थी। हमारे बोलने से उन्हें और ही बुरा लग जाता था, तो मैंने सोचा ना कोई बात होगी और ना उन्हें बुरा लगेगी, बस इसीलिए बातचीत बंद कर दी थी। इतना सुनते ममता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। मन तो कर रहा था कि एक जोरदार तमाचा मारे भैया को, लेकिन खुद को संयमित करते हुए उसने बोला, अच्छा इस तरह तो आपको और भाभी को भी कई बार एक दूसरे की बात बुरी लग जाती होगी, यहाँ तक कि बच्चों की भी बुरी लग जाती है कभी कभी। तो क्या आप सब एक दूसरे से बातचीत बंद कर देते थे, या ये नियम सिर्फ मेरी माँ के लिए बनाया गया था? क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? नियमिता, आप और भाभी को भी बहुत पहले बात बंद कर देनी चाहिए थी, क्योंकि आप दोनों की तो बात बात पर बहस हो जाती थी। भैया, छोटा मुंह बड़ी बात, और आज तक मैं आपसे रिश्ते के लिहाज कर रही चुप रहती थी, लेकिन अब मैं किसी का भी लिहाज नहीं करूँगी।
एक ही घर में रहते हुए बेटे बहू और पोते पोती से मिली अबोलेपन की ये सजा मेरी माँ के लिए कितनी तकलीफ दे रही होगी। मेरी माँ के लिए चुप्पी बहुत बड़ा त्रास थी। आप लोगों के अत्याचार झेलती मेरी माँ बेहद मानसिक तनाव के कारण अंदर ही अंदर टूटने लगी थी, जिसके कारण उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। तब तक ममता की भाभी ने कहा, हम चुपचाप तुम्हारी बेकार की बातें सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जो मन आए बोलते जाओ, लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो ये सब कुछ तुम्हारे फ़ोन करने की वजह से हुआ। तुम ही उनसे ससुराल का दुखड़ा रोती रहती थी, हमारे खिलाफ माँ जी को भड़काते रहती थी कि जिससे उनको हमारी हर अच्छी बात बुरी लगती थी। ममता भाभी को अच्छे से समझती थी, लेकिन बड़े होने का लिहाज करके चुप रहती थी। आज ममता ने अपनी भाभी से कहा, क्या बात है भाभी, मैं ये तो जानती थी कि आपकी सोच घटिया है। अपने आप को पाक साबित करने के लिए आप किसी को भी बुरा साबित कर सकती हैं, लेकिन इतनी घटिया सोच होगी ये मुझे आज पता चला। आप माँ से आज़ाद होना चाहती थी ना, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। मेरी माँ चली गई अपनी पूरी ज़िंदगी अपने परिवार और बच्चों में बिताने वाली। मेरी माँ आज अपने ही बच्चों के चेहरे एक मुस्कान को भी तरसने लगी थी। यही ये पीड़ा उन्हें अवसादग्रस्त करने लगी थी। असम्मान और एहसान के पकवानों से सजी थाली का एक निवाला भी अपने गले से नीचे न उतार पाई। अपनों से मिले इस अपमान की पीड़ा में उनको कितना रोना आता होगा, जिसे वे चुपचाप अपने आंचल में पोंछ लिया करती होंगी। उफ, मेरी माँ को कितनी तकलीफ दी आप लोगों ने, सिर पर हाथ रखते हुए ममता ने कहा। आज ममता का मन खट्टा हो गया। आज उसने अपने भैया भाभी से इतना कहा, मेरी माँ ने पूरी जिंदगी तमाम कठिनाइयों और परेशानियों के बीच कभी आंसू न बहाए, सभी चुनौतियों का हंसकर मुकाबला किया। तो अब जबकि वे अपने सभी दायित्वों से मुक्त हो चुकी, उनके सुकून से रहने के दिन थे, मगर आप लोगों ने उन्हें सुकून से नहीं जीने दिया। भाभी के सामने आज ममता ने अनगिनत सवालों की श्रृंखला खड़ी कर दी। फिर ममता ने कहा, मैं अभी इसी वक्त इस घर से जा रही हूँ। अब आज के बाद हमारा रिश्ता ख़त्म। लेकिन आखिरी बात भाभी, माँ और मेरे फ़ोन पर बात करने से इतनी तकलीफ़ होती थी, तो आज अपनी माँ से क्यों दिन भर फ़ोन पर लग कर बात करती रहती हैं। आप भी बात करना छोड़ दो अपनी माँ से, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि आपने ससुराल की तरह अपने मायके में भी दोनों भाइयों का रिश्ता ख़त्म करा दिया। आप दोनों आज मेरी एक बात याद रखना, मेरी माँ को आप दोनों मिलकर जितनी तकलीफ़ दी है, उतनी ही तकलीफ़ आप दोनों को भी झेलनी होगी, क्योंकि आपके भी आगे एक बेटा एक बेटी है। इसलिए अब आज से आप लोग अपने बारे में सोचिएगा। कल को जब आपकी बहू आपको अपनी बेटी से नहीं बात करने देगी, तब आपको मेरी माँ की तकलीफ़ का एहसास होगा। याद रखना मेरी बात। अब मेरी माँ का फ़ोन कभी नहीं बजेगा, और भैया अब मैं कभी फ़ोन नहीं करूँगी। आज माँ के साथ आपने अपनी बहन भी खो दी। अब आपके पास अपना कहने के लिए एक भी रिश्ता नहीं रहा। सारे रिश्ते माँ के साथ ही ख़त्म हो गए, कहकर ममता वहाँ से वापस अपने ससुराल आ गई और उसके बाद कभी अपने मायके नहीं गई, ना ही कोई संपर्क रखा। लेकिन आज इतने सालों बाद जब अपने भाई भाभी को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा, तो बरसों पहले बीती कड़वी यादें आंखों के सामने जीवंत हो उठी। तभी राजेश ने कहा, अंदर आने के लिए भी नहीं कहेगी। भाई की आवाज़ से ममता अतीत की यादों से बाहर आई। तभी उसके पति आकाश ने कहा, अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। बेटे ने चाय पानी नाश्ता दिया, लेकिन ममता कुछ भी नहीं बोल रही थी। उसकी आंखें तो दोनों लोगों को देखकर जैसे पथरा गई थी। ममता की बहू ने आकर पैर छुए। बहन का हंसता खेलता भरा पूरा परिवार देखकर राजेश और श्रेया एक दूसरे को एकटक देख रहे थे। तभी श्रेया ने कहा, ममता, हम अपने गुनाह की माफ़ी मांगने आए हैं। आज जब हम उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुँचे, तब हमें समझ आया हमने कितनी बड़ी भूल की हुई। आज हमारे दोनों बच्चे हमसे बात नहीं करते, दोनों को प्रॉपर्टी का लालच है, लेकिन हमसे किसी को कोई मतलब नहीं। हमें जिए मरे दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहते हैं हम सारी प्रॉपर्टी उनके नाम करके वृद्धाश्रम चले जाएं। बहू बेटी दामाद बेटा सबके सब बेगानों जैसा व्यवहार करते हैं। कोई हमसे बात नहीं करता। जिन बच्चों को हमने इतने लाड़ प्यार से पाला, उनके लिए हमारे प्यार का कोई मूल नहीं। रोते रोते श्रेया अपना दर्द दबाए जा रही थी। तभी राजेश ने कहा, ममता, तू हमें माफ़ कर देगी तो हमें लगेगा कि माँ ने हमें माफ़ कर दिया। अब माँ तो है नहीं कि उनसे हम माफ़ी मांग सके, इसलिए तुझसे हाथ जोड़कर बोल
तो तेरे पाँव भी पड़ लूँ, लेकिन हमें माफ़ कर दे बहन, बड़ी उम्मीद से हम तेरे पास आए हैं। ममता ने सिर्फ 2 टूक ही कहा। माफ़ करना मेरे बस में नहीं भैया, क्योंकि जिसके साथ ये गुनाह है आप लोगों ने किया, माफ़ करने का अधिकार भी उसी का है। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। ममता सोचने लगी कि शायद लोग सही कहते हैं कि अपने कर्मों की सज़ा हमें देर से ही सही लेकिन ज़रूर मिलती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।